आज पूरी दुनिया की निगाहें उसी जंग पर टिकी हैं जो सिर्फ मिसाइलों और बम ब्लास्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि नक्शे बदलने की महत्वाकांक्षाओं की जंग भी बनती जा रही है। मिडिल ईस्ट आज सुलग रहा है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल है और अब लेबनान इस टकराव का नया रणक्षेत्र बन चुका है। इजराइल ने बीते दिनों में जिस तेजी से लेबनान में सैन्य कार्रवाई बढ़ाई है, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करना मकसद है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, हजारों बेघर हुए हैं और एक बड़े इलाके को खाली भी कराया गया है। यहीं से शुरू होती है असली बहस। क्या ये सिर्फ सुरक्षा की कार्रवाई है या ग्रेटर इजराइल की जो परिकल्पना है उसकी दिशा में आगे बढ़ने की बात? एक ऐसा खाका जिसमें नील से लेकर फरात तक इलाका शामिल बताया जाता है। नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं बीच बीच में, यानी पूरा फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया के हिस्से, इराक का एक बड़ा भाग। क्या ये वही एजेंडा है जिसे अब जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है? इस बीच जंग ने और खतरनाक मोड़ तब ले लिया जब इजराइल ने दावा किया कि एयर स्ट्राइक में ईरान के बड़े सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी मारे गए। साथ ही बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी निशाना बनाया गया है। अगर यह दावा सच है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन तस्वीरें इतनी सीधी है नहीं जितनी लग रही हैं, क्योंकि इन दावों के बीच लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक संदेश सामने आया है जिसमें उन्होंने ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इससे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वो वाकई में मारे गए हैं या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध जो चल रहा है उसका एक हिस्सा है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं बची, बल्कि दिमाग और धारणा में भी लड़ी जा रही है। हर दावा, हर बयान एक रणनीति का हिस्सा है। सबसे बड़ा डर यही है, क्या ये संघर्ष अब सीमाओं में बंधा रहेगा या पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगा? अगर ईरान के शीर्ष लोग निशाने पर हैं तो जवाबी कार्रवाई कितनी भयंकर होगी, दुनिया सांस रोक कर देख रही है, क्योंकि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बचा, यह वैश्विक संतुलन को हिला देने वाली जंग बन चुकी है। इसलिए जवाब तो चाहिए। आज जो हमारे सवाल हैं वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो हम उठाएंगे। पहला सवाल, क्या ग्रेटर इजराइल का सपना अब हकीकत की ओर जा रहा है? क्या इजराइल का असली लक्ष्य सीमाएं बदलना है? लेबनान में इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है या कुछ बड़ा सोच रहा है? क्या अब हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का समय आ गया है? देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की ये सटीक कार्रवाई, सटीक एक्शन, सीमाओं की सुरक्षा के लिए इजराइल का आक्रामक रुख आने वाले दिनों में और खतरनाक रूप ले सकती है। क्या हिजबुल्लाह को खत्म किए बिना शांति संभव? इस प्रकार के तमाम सवाल हैं जो आज हम उठाएंगे। लेकिन क्या ग्रेटर इजराइल का सपना अब भी जिंदा? ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजरायली सैनिकों ने किस प्रकार से अटैक किए थे। हालांकि इजरायली सेना के मुताबिक सैनिक उत्साह बढ़ाने के लिए अपने पसंद के कुछ स्टिकर लगाते हैं, वो वहां पर दिखाई दिया था। इजरायली लेखक अभी लिपनी ने जनवरी 2024 में क्या कहा था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। नेतन्याहू ने भी अगर 2024 में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू कहा था कि एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन पे हूँ, मैं ग्रेटर इजराइल के सपने से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। ये इजराइल की विस्तारवादी विचारधारा है जो बाइबल यानी ओल्ड टेस्टामेंट के वादे पर आधारित है। तो ये क्यों हम कह रहे हैं कि विस्तारवादी विचारधारा के तहत भी इजराइल आगे बढ़ रहा है, ग्रेटर इजराइल की बात कर रहा है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो युद्ध चल रहा है इस बीच में क्या उस दिशा में इजराइल आगे बढ़ चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़मीन जो है वो ऑलरेडी इजराइल कब्जा कर चुका है। लेबनान की सैन्य और संसाधन की कमी है। ये क्या दिक्कतें, क्या चुनौतियां आएंगी उस दिशा में अगर विचार हो रहा है इजराइल की तरफ से, तो वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विरोध भी होगा, अमेरिका का दबाव भी होगा, अरब देशों और ईरान का कड़ा विरोध इजराइल को झेलना पड़ेगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जनसांख्यिकी और सुरक्षा समस्या, ग्रेटर इजराइल बनने में जो दिक्कतें आ रही हैं या आ सकती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आर्थिक और घरेलू दबाव की बात भी सामने है, कानूनी और नैतिक रोड़ा भी यहाँ पर रहेगा।
लेकिन ये जो पहलू निकल कर सामने आया है कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि उस दिशा में इजराइल सोच रहा है कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। अब ऐसे में ये पूरा नक्शा बदलने की बात जहां तक है वो सिर्फ हाइपोथेटिकल है या वाकई में उस दिशा में इजराइल सोच भी सकता है, ये कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जिनको आज हम रेस करने जा रहे हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं क्योंकि जिस प्रकार से संघर्ष चल रहा है उसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं सीधे तौर पर। ईरान में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय किया है इजराइल ने लगातार टारगेट करके यूएस ने, और ईरान की तरफ से भी लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल। लेकिन इस बीच ये जानकारियां निकल कर सामने आ रहा है कि इजराइल की विस्तारवादी विचारधारा यहाँ पर वो उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हिजबुल्लाह पे अटैक और तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, लेबनान पर बड़े पैमाने पर टारगेट किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो जो पूरा नक्शा है वो नक्शा बहुत महत्वपूर्ण है। आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक बंसल जी विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ से आगे बढ़ रही हैं। आलोक जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है सर, तो ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को क्या ये संभावनाएं हैं। अजय शर्मा जी भी जुड़ गए, इनफैक्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और आलोक बंसल जी, लेबनान में इजराइल की कार्रवाई जो हमने देखी या देख रहे हैं, क्या वो हिजबुल्लाह तक सीमित है या वाकई में सैन्य विस्तार, सीमा विस्तार, इस प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं इसके पीछे कुछ? आलोक जी देखिए, ऐसा है कि इजराइल ने सीरिया की गोलान हाइट्स पे ऑलरेडी कब्जा कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि इजराइल को बहुत ज्यादा हासिल होने वाला है अगर वो दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़े जी। उससे बेहतर इजराइल ये चाहेगा कि दक्षिणी लेबनान में एक ऐसी हुकूमत रहे जो एक बफर के रूप में काम करे, मतलब वहां हिजबुल्लाह की तैनातगी ना रहे बल्कि जो मेरोनाइट क्रिश्चियंस और सीरिया लेबनान के अन्य जो धार्मिक जनसंख्या है वो वहां पे रहे। उसी तरीके से सीरिया में, दक्षिणी सीरिया में जो ड्रूज जनसंख्या है उसके समर्थन में इजराइल के सैनिक पहले भी दक्षिणी सीरिया में जा चुके हैं और आज उनकी तैनातगी वहां है। और इजराइल चाहेगा कि सीरिया के अंतर्गत भी एक इस तरीके की एक संरचना हो जाए जहां पे कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो ड्रूज हो या कुर्दिश या जो नस्लीय अल्पसंख्यक हों जैसे कुर्द हो गए या अल्प अलावाइट हो गए, इनको इकट्ठा करके इस तरीके की संरचना की जाए जो इजराइल विरोधी ना हो के इजराइल समर्थक हो। तो इस तरीके की संरचना कर दे जिससे कि इजराइल के अड़ोस पड़ोस में सारे ही देश उसके विरोधी ना हो। इस तरीके की मेरे ख्याल से ज्यादा कोशिश करेंगे बजाय इसके कि इजराइल का एक्सपेंशन करने की कोशिश करें, क्योंकि उस तरीके की जनसंख्या, उस तरीके का बढ़ाव जो है उसका वैश्विक विरोध होने की संभावना है और अरब देशों से तो विरोध होता ही रहे। ठीक है सर, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। अजय जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अजय जी, ग्रेटर इजराइल, क्या ये वाकई में कोई एजेंडा है, कोई वास्तविक कूटनीतिक सोच है या सिर्फ एक थ्योरी है जो समय दर समय इजराइल की तरफ से गढ़ी जाती है? और अभी जो युद्ध चल रहा है उससे अगर हम जोड़ के इन तारों को अगर जोड़ें तो क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं? क्या लग रहा है आपको अजय जी? एक कूटनीतिक मैं इसको कहूंगा और इजराइल को लगता है कि ये एक सही समय है, जिसे कहते हैं अपने भारत की लैंग्वेज में लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, शोले फिल्म का डायलॉग था, आपने सुना था। और रही बात फिलिस्तीन की, क्योंकि हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों पीएलए फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा जिसकी हम बात करते हैं या फिर हम हिजबुल्लाह की बात करते हैं, तो इजराइल का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना है। ये दोनों संगठन एक तरीके से आतंकवादी संगठन है इजराइल के लिए, जिन्होंने इजराइल को हमेशा तकलीफें दी हैं। और ये जो अरब इजराइल का युद्ध था 1948 से, जहां से शुरू होता है, फिर शरणार्थी जाते हैं, फिर एक इजराइल के 1978 में जिस तरह की घटना घटती है, नरसंहार होता है
इजराइल के लोगों का बस को जिस तरह से कब्जा किया जाता है समुद्र तट के पास उतरकर, वहां से इसकी जड़ें हैं। तो इजराइल हमेशा से लड़ता चला आया है और उसने इस युद्ध में लगभग 8 लाख लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीनियों को ही हुआ है। तो फिलिस्तीनी शरणार्थी जो फिलिस्तीन है वहां पर, जिस तरह की हम बात कर, लेबनान की जो हम बात कर रहे हैं, लेबनान के अंदर ये हिजबुल्लाह को खत्म करना उसका मुख्य उद्देश्य है। हिजबुल्लाह यदि खत्म हो जाएगा तो वहां पर जो एक विरोध के स्वर उठते हैं, जिसकी वजह से इजराइल को परेशानियां होती हैं और इजराइल का जो जो एक सैन्य कार्रवाई चलती चली आ रही है, वो इसी के खिलाफ है। तो ग्रेटर जो इजराइल का मतलब यह है कि ऐसा एरिया जहां पर इजराइल का विरोध नहीं होगा, इजराइल की जो संस्कृति है, इजराइल की जो नस्ल है वो खतरे में नहीं पड़ेगी, उसकी देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी। कोई भी हिजबुल्लाह जैसा आतंकवादी संगठन उसके देश के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आने वाले फ्यूचर के लिए वो सेफ और सिक्योर कर देना चाहता है। तो इसको हम एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई के रूप में लें, जो कि पिछले 1948 के बाद से जो स्थितियां वहां बनी, 1978 1982 में हिजबुल्लाह बना और हम जिस तरह से देखते चले आ रहे हैं, तो उसको वो एक तरीके से खत्म कर देना चाहता है कि सही समय है। चाहे आप जैसे आपने जॉर्डन का जिक्र किया, सीरिया का जिक्र किया, या अलग उसका जिक्र, कहां पर जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को कहां कितने अधिकार हैं, वहां कैसे वो रहते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो वो एक अलग एक मुद्दा है। अगर हम उसको ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे जाकर देखेंगे तो आदमी अगर मर रहा है, इंसान मर रहा है, तो वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो विरोध एक अलग चीज है। लेकिन टेररिज्म जो है किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता है, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करता। यदि हम बंटवारे के समय जिस तरह शरणार्थी गए, जब हम भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी तो है हमारे पास में, वहां से भी आतंकवादी संगठन काम करते हैं, भारत को जो थ्रेट देते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आप इसको एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखें। तो मुझे जो लगता है कि ये लड़ाई जो है जो चल रही है, और हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। जब ईरान समर्थित संगठन यदि इजराइल के लिए खतरनाक है, तो ये एक अपने आप में अलग तरह की कार्रवाई। और ग्रेटर इजराइल मतलब एक शांतिपूर्ण ऐसा एरिया जहां पर किसी भी तरह का युद्ध नहीं होगा, कोई भी आतंकवादी संगठन काम नहीं करेगा, वो उसको पनपने नहीं देगा, उसको उसकी रणनीति है। मैं इसको इसी तरीके से लेके चल रहा हूँ। चुनौतियां हमास को लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। गाजा पर जिस तरह से हुआ, वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या नेटवर्क है, किस तरीके से जो है इजराइल को चुनौतियां मिल सकती हैं, लंबे समय से युद्ध चल रहा है और कितना वो अभी तक कंट्रोल कर पाया हमास को या गाजा के अंदर। तो ये अपने आप में चुनौती हो सकती है। और ठीक है अजय जी, आप बने रहेगा सर हमारे साथ। हम बता दें आपको, एक बार दिखाइए भैया कौन कौन लोग हमारे साथ हैं, प्लीज एक बार दिखाइए। सुदान सिंह जी जुड़ गए। हाँ, सुदान जी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। सुदान जी, आप इस थ्योरी को किस प्रकार से देख रहे हैं सर? ये लेबनान एक तरीके से देखा जाए तो एक नया रण क्षेत्र सा बन गया है और इजराइल ने बीते दिनों जिस प्रकार से अटैक किए हैं यहाँ पर, देखने से लग नहीं रहा कि सिर्फ और सिर्फ मामला हिजबुल्लाह तक सीमित है सर। बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जगह को खाली भी कराया गया है। ये ग्रेटर इजराइल वाली जो थ्योरी है उससे आप कहां तक सहमत हैं शिवदान जी? देखिए, मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह और हमास दोनों का जो संरक्षक है वो ईरान है और ईरान के इशारे पर ये दोनों इजराइल पर हमले कर रहे हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान के आतंकवादी गुट हमारे कश्मीर में हमले करते हैं, कश्मीर में करते हैं आतंकवादी हरकतें, उसी तरह से हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के अंदर जाकर के उनके अंदर तरह तरह से मिसाइल फायर करते हैं और ड्रोन्स फायर करते हैं और धमाके करते हैं और जाकर के वहां पर हमले भी करते हैं। तो इसलिए जब तक हमास और हिजबुल्लाह दोनों की पूरी तरह समाप्ति नहीं होगी, तब तक इजराइल शांति से नहीं बैठ सकता। ये हमेशा उसे तंग करते रहेंगे। इसलिए मैं ये देखता हूं कि इजराइल अपना जो एग्जिस्टेंस है उसे कंफर्म करना चाहता है। आपको याद होगा 1949 में इजराइल का स्थापना हुई थी जी, और जब से बहुत से जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो इजराइल को अब रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। ईरान ने अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वो इसको बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं दुनिया के नक्शे से। इसलिए इजराइल को सबसे पहले अपने एग्जिस्टेंस को कंफर्म करना है, अपने लिए शांति स्थापित करनी है। इसलिए वो पहले उसने हमास को समाप्त किया है और अब हिजबुल्लाह को समाप्त करने का उसने ठान रखी है। ग्रेटर इजराइल का मैं नहीं देखता
मैं ये देखता हूं कि वो अपने लिए शांति स्थापित करना चाहता है और इस तरह के आतंकवादी संगठन को समाप्त करना चाहता है। ठीक है, ओके, आप सर प्लीज़ बने रहिएगा, आप बने रहिएगा, हम इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर लेबनान पर अटैक किया इजराइल ने, कुछ अलग मामला वहाँ का नज़र आ रहा है, इसीलिए ये बातें उठी हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी हैं, उनसे भी हम समझेंगे। आलोक बंसल जी, आलोक जी, अगर हम लेबनान से हटकर थोड़ा इधर आए वापस ईरान में, तो हमने देखा कि ईरान के शीर्ष अधिकारियों को अब टारगेट किया जा रहा है यूएस और इजराइल के द्वारा। इसको किस प्रकार से देखा जाए? हमने खामनेई की हत्या देखी, उसके बाद में अब बताया जा रहा है कि बहुत बड़े अधिकारी जो हैं, अली लारिजानी इनका नाम बताया जा रहा है, एयर स्ट्राइक में ये भी मारे गए हैं। इसको किस प्रकार से देखा जाए यहाँ से? देखिए, अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ईरान की जो अभी मौजूदा हुकूमत है वो खत्म हो जाए, और इसके पीछे ये कारण है कि ईरान की जो आवाम है, ईरान की जो जनता है, वो अपनी मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं करती। ये जो कट्टरपंथी शक्तियां उनके ऊपर लाद दी गई हैं, इससे ईरान का आवाम खुश नहीं है। लेकिन अमेरिका के हमलों के कारण, चूंकि एक राष्ट्र का मुद्दा हो जाता है, जब एक राष्ट्र के ऊपर कोई विदेशी ताकत हमला करती है तो लोग झंडे के चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं, और वही हम देख रहे हैं कि ईरान में जो जनता है वो झंडे के चारों तरफ एकत्रित हो रही है। अली खमैनी के मरने के बाद लारिजानी एक बहुत बड़े कट्टरपंथी नेता और कट्टरपंथी शक्ति के रूप में उभरे थे। अगर उनकी भी हत्या हो गई है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि नेतृत्व के खत्म हो जाने से ईरान का प्रतिरोध नहीं रुक रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ईरान के नेतृत्व ने जो है हर एक कमांडर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है और उनको एक लिस्ट दे दी है कि उनको क्या क्या कार्य करने हैं। ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड स्टेटस में जो है कि अब नेतृत्व का खत्म होना मेरे ख्याल से इस युद्ध को खत्म नहीं करेगा, और ना ही इससे अब हुकूमत बदलती नजर आ रही है, क्योंकि अब जिस तरीके के हालात हैं उसमें ये युद्ध लंबा चल सकता है और इसमें आसानी से हुकूमतें बदलेंगी नहीं। हालांकि अमेरिका की ऐसी लगती है कि मंशा है कि वो जो मॉडरेट है, उदारवादी नेता हैं, उनको टारगेट नहीं कर रहा। जैसे राष्ट्रपति हो गए, विदेश मंत्री हो गए, ये लोग अभी सुरक्षित हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी नेतृत्व है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। लेकिन जो हालात हैं, युद्ध के हालात में जो जनता का जो विरोध था वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और लोग जो है देश की के झंडे के चारों तरफ एकत्रित हो रहा है। ठीक है, ओके बंसल जी, आप प्लीज बने रहिएगा। अजय जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। अजय जी, लारिजानी की मारे जाने की बातें हो रही हैं, दावे तमाम किए जा रहे हैं, आईडीएफ के द्वारा बाकायदा बता दिया गया है कि हमने मार दिया है लारिजानी को, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक संदेश भी उसके बाद सामने आया, इन दावों के बाद सामने आया है। उन्होंने ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। अब सवाल खड़े हो गए कि क्या वाकई में मारे गए या सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध जो साथ साथ में चल रहा है उसी का एक हिस्सा ये भी है? इसकी कितनी संभावना है और इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? अजय जी, देखिए, इसकी संभावनाएं ज्यादा है आशीष। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी आप ही के चैनल पर कि अब जो युद्ध है वो एआई प्लस मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए या दबाव बनाने के लिए भी लड़ा जाता है। पहले भी लड़ा जाता रहा। युद्ध का जितने भी युद्ध हुए हैं आज तक, उनका जो इतिहास है वो बताता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए जाते हैं जिससे कि सेना बिखर जाए, नागरिकों का मनोबल टूट जाए या सेना का मनोबल टूट जाए, वो ना सही ढंग से लड़ सके, क्योंकि लड़ने के लिए जोश चाहिए, जुनून चाहिए। और जब पता चलता है कि इस तरह से स्थितियां पैदा हो गई हैं कि हमारे शीर्ष नेता की डेथ हो गई या उनका वो शहीद हो गए हैं, ऐसा कुछ जख्मी हो गए हैं, तो मनोबल को फर्क पड़ता है। और ये वही सब कुछ हो रहा है, तो सूचनाओं का खेल है, और जिसके लिए एआई का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और इस तरह की चीजें, तो उसी से बचने के लिए मैं ये समझता हूँ उसकी संभावना ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये माना जाए जैसे कि जो भी दावे हो रहे हैं तीनों तरफ से, यूएस, इजराइल, ईरान, जो भी दावे हो रहे हैं, हर एक बयान, हर एक दावा एक रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक रणनीति का हिस्सा है। ये युद्ध सिर्फ हथियारों के साथ साथ जो है अलग अलग तरीके सूचनाओं के आधार पर भी लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए भी लड़ा जा रहा है, और एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब ये एक तरीके से इस युद्ध ने एआई टेक्नोलॉजी की नींव रखी है युद्ध के अंदर। एआई भी एक वेपन के रूप में हमारे सामने है। अब आने वाले युद्धों के अंदर हम एआई का अच्छे ढंग से इस्तेमाल देखेंगे कि एआई किस तरीके से युद्ध लड़ेगा। और
जब एआई अच्छे ढंग से युद्ध लड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि जिस देश के पास में एआई टेक्नोलॉजी के जानकार अच्छे होंगे, एक्सपर्ट्स अच्छे होंगे, वो उसको सही ढंग से जानते होंगे, वो उस युद्ध को जीतने में सक्षम होंगे। तो अभी तक तो हमने एआई को सिर्फ डिस्कस किया था कि जॉब सेक्टर्स में क्या होने जा रहा है, या रिसर्च एंड साइंस सेक्टर्स में क्या क्या होने जा रहा है, या हम इंजीनियरिंग के मामले में क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अब युद्ध की बात आ गई है। तो यानी कि अब युद्ध हाईटेक होने जा रहे हैं, और अब डे बाय डे और हाईटेक होते चले जाएंगे। जितना इसके ऊपर काम होगा, जितनी इस पर रिसर्च होगी, उतने ही युद्ध हाईटेक हो जाएंगे। आपको हॉलीवुड की ऐसी फिल्मों की कल्पना कर सकते हैं जहां आपको लगता था नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ी कल्पना वाली बात है, लेकिन अब वो आपको ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी कि आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपकी सामने स्क्रीन खुल जाती है, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, या अब बहुत पतला सा पेपर से पतला मोबाइल फोन है, या ऐसे ऐसे वेपन्स आपको दिखाई देंगे जो आप उंगलियों फिंगर टिप्स पे काम कर रहे होंगे। ये अलग अलग तरह आप जैसा आपके समय में तो नहीं था, लेकिन हमने जब बचपन में देखा था, स्टार ट्रैक आता था, मेरे साथी हैं उन्होंने देखा होगा स्टार ट्रैक। आप एक मशीन के नीचे खड़े होते हैं और आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाके खड़े हो प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो एआई टेक्नोलॉजी और साइंस और रिसर्च जो काम कर रहा है, वो युद्ध के लेवल को बहुत ऊपर तक लेके जा रहा है। तो ये युद्ध जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका का, ये एआई टेक्नोलॉजी के लिए भी अब एक शोध का विषय बन गया है। आने वाले समय में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इस पर शोध करेंगे कि आखिरकार इस युद्ध ने क्या क्या बदला है और दुनिया के क्या नई दिशा और दशा दी है, जिससे कि एआई जो है एक इंपॉर्टेंट वेपन के रूप में सामने आएगा, एक इंपॉर्टेंट वेपन के रूप में। ठीक है, आप बने रहेगा सर। वो वाकई में इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन हमारे साथ शिवदान सर भी हैं। शिवदान जी, क्या इसे अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष कहना ठीक है, या ये माना जाए कि ये उस दिशा में बढ़ रही है जंग जिसमें वैश्विक संतुलन का पूरा ताना बाना हिलेगा? ये आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि रुकने का नाम कोई ले नहीं रहा है। यूएस चाहे जितना हमारे ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, इधर से लगातार बातें हो रही हैं, बातों में कोई कमी नहीं है, दावों में कोई कमी नहीं है, और जिस प्रकार से हॉर्मुज के में स्थितियाँ बिगड़ी हैं, ये कहना क्या गलत होगा कि वैश्विक संतुलन को हिला देने वाली जंग ये बन सकती है और बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, अगर ये 18 दिनों से बढ़कर 18 महीनों तक खिंच गया तो। देखिए, आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध में, हमास इजराइल युद्ध में, आजकल युद्ध सेनाओं पे नहीं लड़े, सीमाओं पे नहीं लड़े जा रहे हैं। सैनिक आमने सामने युद्ध नहीं लड़ते हैं जी। आजकल युद्ध जो है मिसाइलों से, रॉकेटों से, ड्रोनों से लड़े जा रहे हैं जी। इसके अलावा आजकल युद्ध के कई प्रकार हो गए हैं, जैसे मीडिया वारफेयर, साइबर वारफेयर, इकोनॉमिक वारफेयर, और आपकी कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करके ये एक प्रकार है दुश्मन के मनोबल को गिराने का। आपको याद होगा पिछले 40 साल से ईरान में वहां की जनता जो है, जो कट्टरपंथी सरकार थी वहां पर, उसके खिलाफ एजिटेशन कर रही थी, जिसमें 35 से 40 हजार ईरान के लोग मारे गए हैं अब तक 40 साल में। तो इससे एक प्रकार का ये जो युद्ध था ईरान में, जो इस प्रकार चल रहा था एजिटेशन, ये अमेरिका का एक प्रकार के वहां की सामाजिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का था, जिससे ईरान का मनोबल गिरे और वो सरेंडर करने के लिए बाध्य हो। इसी प्रकार से अभी ये युद्ध जो चल रहा है इजराइल और ईरान और अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें मीडिया वारफेयर भी पूरा एक्टिव है, जिसके द्वारा तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में र्यूमर उड़ाई गई थी कि उनकी डेथ हो गई है, मगर उन्होंने खुद क्लियर किया है कि वो जीवित है और पूरी तरह से स्वस्थ है। इसी प्रकार से ईरान के जो दूसरे टॉप लीडर बने हैं, उनके बारे में भी ये अफवाह उड़ाई गई है कि उनकी डेथ हो चुकी है। एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सर, उसके बाद में फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक से लौट के आएंगे, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा सवाल ये है, क्या इसकी 0.5% भी संभावनाएं हैं कि अली खामनी अभी जिंदा है? क्योंकि उनसे संबंधित कोई चीज सामने आई नहीं है। ये ऐसे मैंने पूछ लिया, मैं समझना चाहूंगा, इस प्रकार की बातें होती हैं, कई सारे हमारे मुसलमान मित्र मिलते हो, कहते हैं नहीं वो भी जिंदा है, तो इसकी क्या संभावनाएं है? शिवदान जी, किसके बारे में बोल रहे हैं आप? अली खामनी। देखिए ऐसा है, अली खामनी का तो मैं नहीं कह सकता, मगर जो उसका पुत्र जो बना है वहां का जो सुप्रीम लीडर, वो जरूर जिंदा है, वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। ठीक है। तो ये जो है, यदि ये जो जिंदा कहने की अफवाह बना रही है, ये भी एक तरह का ह्यूमन। गॉट इट। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा सर, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया।
तो हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, जहां पर इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ, बड़े पैमाने पर एक दूसरे के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और किसकी टारगेट पर है कौन। जो हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार है बंसल जी, उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा। आलोक बंसल जी, एग्जैक्टली क्या टारगेट्स हैं ये समझ में अभी आ नहीं रहा है स्पष्ट तौर पे। भाई आप रिजीम चेंज करना चाहते तो आप कर नहीं पाए, ये बात बहुत स्पष्ट नहीं कर पाए, ना कर पाएंगे, इसकी कोई संभावना दिख नहीं रही। होना होता तो हो जाता अब तक। एक चीज आपने कहा परमाणु हम हथियार नहीं बनाने देंगे, उससे जुड़े जो आपके टारगेट्स थे क्या वो कंप्लीट हुए? अब युद्ध चल किस लिए रहा है आलोक जी? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका के जो उद्देश्य थे रिजीम चेंज होने के, वो दिख नहीं रहे। परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, वो पहले भी नहीं संभव था ईरान के लिए, वो अभी भी नहीं संभव है। और ओमान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि जो बातचीत हो रही थी उसके अंतर्गत ईरान अपने पूरे जो मटेरियल है, रेडियोलॉजिकल मटेरियल है, उसको खत्म करने के लिए तैयार हो गया था। तो परमाणु वो भी बम भी कोई उद्देश्य नहीं था। जहां तक सवाल इजराइल का है, इजराइल का उद्देश्य साफ है। इजराइल ईरान को कमजोर करना चाहता है और उसकी इच्छा रहेगी कि ईरान टूट जाए अगर हो सके तो। अगर कुर्दिश राष्ट्र बन जाए, बलोच उसमें से अलग निकले या कुछ और हो जाए, ईरान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो वह इजराइल के लिए अच्छी चीज है। लेकिन अमेरिका का क्या उद्देश्य था ये अभी भी साफ नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्तिगत हित हो, लग रहा हो कुछ वहां पे फायदा होगा, लेकिन अब इस युद्ध को खत्म करना राष्ट्रपति ट्रंप के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनको कुछ तो अमेरिकी जनमानस को बताना पड़ेगा कि वो क्यों युद्ध में गए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, करीब 60% से ज्यादा अमेरिकी जनता इस युद्ध के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि इस साल नवंबर में चुनाव भी होने हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कोई वायबल ऑप्शन होना चाहिए अगर उनको युद्ध से हटना है। वो चाह रहे हैं कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, और इसकी संभावना अभी नहीं लग रही। ईरान जो है कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध को इस स्थिति में ले जाया जाए कि वैश्विक दबाव ट्रंप के ऊपर पड़े और यह युद्ध आगे ना चल सके। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी है, जिससे ईरान का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन विश्व का नुकसान हो रहा है। और ट्रंप चाह रहे हैं कि हॉर्मुज खुल जाए, उसके लिए उन्होंने अपने सहयोगी देशों से अपील की, पर कोई भी राष्ट्र अपनी नौसेना को यहां डिप्लॉय करने के लिए तैयार नहीं है। तो जिस तरीके से नेटो के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई उद्देश्य मिल सकेगा। तो इन तीनों राष्ट्रों में अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इजराइल का जो उद्देश्य है वो ये है कि युद्ध लंबा चले, जिससे कि ईरान और ज्यादा कमजोर हो। और ईरान चूंकि एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो जब तक लड़ता रहेगा जब तक उसके ऊपर हमले होते रहेंगे। और अमेरिका अभी दुविधा की स्थिति में है कि क्या किया जाए, और कोई ऐसा फिग लीफ मिल जाए उनको जिसके अंतर्गत वो युद्ध समाप्त कर हाँ, नहीं, ये बात आपने बंसल जी इसलिए सही कही सर, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था एक नैरेटिव गढ़ने की शुरुआत हो गई थी। जब युद्ध को 12-13 दिन हुए थे, तभी ट्रंप ने कह दिया था हम ये युद्ध जीत चुके हैं। अरे भाई, जब आप ये युद्ध जीत चुके हैं तो आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर? ये अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने इंडिकेट किया, उन्होंने मध्यस्थता की बात भी की। उन्होंने कहा कि हमको आगे से ऑफर मिल रहा है कि हम सीज फायर करें, ईरान हमको सीज फायर के लिए कह रहा है। ये तमाम बातें यूएस ने कही हैं समय दर समय। इसका मतलब कि झटका उनको महसूस हो रहा है, अलग थलग हैं वो, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा उस पैमाने पर जैसा वो सोच रहे थे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अजय जी, आप क्या इन बातों से सहमत हैं कि ट्रंप को झटके तो खैर लगे हैं, अब वो स्वीकार नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। देश में भी बड़े पैमाने पर विरोध झेलना पड़ रहा, चुनाव सामने हैं, इसका असर उनके चुनाव पर भी पड़ेगा। इन सबके बीच में क्या ये माना जाए कि ट्रंप ने जो सोचा था वो नहीं हुआ, रिजीम चेंज नहीं हुआ, और अब वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो युद्ध, अब वो सिर्फ उसे अपनी साख बचाने के लिए कह सकते, क्योंकि अगर पीछे कदम खींचे तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी यूएस की, जो बाहुबली वाली छवि थी सो कॉल्ड। मैं इससे थोड़ा अलग सोचता हूँ। पॉलिटिक्स में जो हमें फ्रंट फेस पे दिखाई देता है वो होता नहीं है जी, उसके पीछे कुछ और होता है, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है जी। ऐसे ही ट्रंप को लेकर जो कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन जो है उनके लिए एक परेशानी पैदा कर सकते हैं, मैं नहीं मानता। उसका रीजन है मेरे पास में, क्योंकि अमेरिका ने अब तक जितने भी पिछले 6 महीने 1 साल को उठाकर देखें तो उसने किस चीज के लिए युद्ध लड़े या हमले किए या किसी भी देश की रिजीम को चेंज करने की कोशिश की या किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, उसके पीछे की वजह है। उसके पीछे की जो एक लड़ाई थी वो थी एनर्जी पे कंट्रोल करना, फ्यूल पे कंट्रोल करना, और वो एक सबसे बड़ी वजह मुझे दिखाई देती है। जिस तरीके से जो लड़ाई चल रही है,
ईरान को लेकर, जी। वो सिर्फ यही है कि उसकी जो फ्यूल पॉइंट्स हैं, जी। जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, उन पे कब्जा हो जाए और उसके बाद दुनिया की इकोनॉमी को वो कंट्रोल कर सके, किसको तेल बेचेगा, किसको नहीं बेचेगा, कौन किससे खरीदेगा, कौन किससे नहीं खरीदेगा। क्योंकि ईरान के संबंध रसिया से बहुत अच्छे थे, चाइना के साथ भी हम संबंध बहुत अच्छे देखते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी, जो वर्ल्ड वार चल रही थी, और कुछ लोग देश खुल के सामने थे, कुछ देश खुल के सामने नहीं थे, तो किसके पास में क्या पावर रहेगी? क्या अभी हमने ईरान से पहले का वो देखा नहीं था, किस तरह से रातों रात उठा के ले आए राष्ट्रपति को और बैठा लिया अपने यहाँ पर, एक डमी फिर सरकार वहां बनाई गई। तो ये जो स्थिति है, तो हम जिस तरीके की चर्चा कर रहे हैं कि से अमेरिकन को नुकसान होगा या वो विरोध कर रहे हैं, भाई अमेरिकन को भी बिजनेस चाहिए, उनको भी रोजगार चाहिए, वहां भी डेवलपमेंट चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए, और इसीलिए वो युद्ध में गए हैं। अब युद्ध लंबा खिंच गया, ये अलग है कि उनका कितना पैसा खर्च हो रहा है इस युद्ध के अंदर, उससे उनकी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ने जा रहा है। लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, और वो जितनी भी बातें कह रहा है वो डिप्लोमेटिक चीजें, अमेरिका की डिप्लोमेसी को डिकोड करना इतना आसान नहीं है जितना कि हम फौरी तौर पर समझते हैं कि गली मोहल्ले की या देश की राजनीति को आपने या किसी स्टेट की इलेक्शन को डिकोड कर लिया और समझ लिया इसका मतलब क्या है। ये इंटरनेशनल लेवल है, और यहां पर आपको समझना पड़ेगा आखिरकार हर एक शब्द का, कॉमा का, बिंदु का, हलन का मतलब क्या है इसके अंदर। अगर हम वॉर ग्रामर की बात करें, वॉर ग्रामर जो एक अलग तरह का शब्द मैंने इस्तेमाल किया है आपके लिए यहाँ पर जी, तो यहां पर अमेरिका की इस रणनीति को समझना पड़ेगा, आखिरकार वो करना क्या चाहता है। तो यहां पर भी वो जब तक ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म नहीं हो जाएगी और यहां पर उसके अपने लोग नहीं होंगे जो यहां बैठकर काम करें, जिससे कि वो ईरान को अपने अंडर कंट्रोल कर सके, उसको चला सके अपने तरीके से, तब तक वो इस युद्ध को लड़ेगा और दुनिया को सामने एक ऐसा मैसेज देगा कि मैं ह्यूमन राइट का भी पालन कर रहा हूं, मैं ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे भी खड़ा हूं, मैं सभी का ध्यान भी रख रहा हूं। कल कोई देश ये ना कह सके कि आपने ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं कही है, हमसे नहीं कहा, तो वो उस तरह की बातें कह भी रहा है। जैसे अभी नाटो ने मना कर दिया, आपने देखा, हेल्प मांगी, उसने कहा नहीं ऐसा हम इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं करेंगे। तो ये जो लड़ाई है ये अलग तरह की लड़ाई है, और आने वाले समय में हम एनर्जी के लिए लड़ते हैं वो दिखाई देंगे, जिसके पर जितनी एनर्जी पावर होंगी वो उतना पावरफुल और संपन्न देश होगा। ठीक है, ओके, ये समझ में, हाँ जी, ये हम समझ गए। शिवदान जी, जैसा कि अजय जी ने कहा कि भाई यूएस के टारगेट्स बहुत क्लियर हैं, वो फ्यूल और तमाम चीजों की तरफ देखते हैं। व्हाट अबाउट इजराइल, उनका क्या टारगेट है, वो चाहते क्या है, करना क्या चाह रहे हैं, वो जरा समझाइए। ये भी हम जानना चाहेंगे कि इजराइल क्यों इतना जूझ रहा है इसमें और लगातार। देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा है, हाँ, इजराइल अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को सुरक्षित करना चाहता है। नहीं तो वो कैसे होगा, ईरान को खत्म करके होगा, जो कि असंभव है सर। नहीं, ऐसा है, ईरान ने, देखिए आपने देखा होगा पिछले काफी समय जब से ये हमास ने हमला किया है इजराइल के ऊपर, हाँ, या हिजबुल्लाह ने हमला किया 2-3 साल पहले, हाँ, तो ये अचानक इजराइल पर इन दोनों संगठनों ने हमला किया है। ये दोनों संगठन ईरान के द्वारा समर्थित थे, और ईरान ने बार बार इनके समर्थन में मिसाइलें भी दागी थी इस वक्त इजराइल के ऊपर। तो इजराइल का सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट इस वक्त यह है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को सिक्योर करना चाहता है, और ईरान का एटम बम बनाने का उद्देश्य भी केवल ये है कि इजराइल को धमका के रखना, और धमकी जरूरत पड़े तो क्या इसमें कभी जीवन में ईरान कामयाब हो पाएगा, आपको लगता है? देखिए, ऐसा है, ईरान एटम बम जिसका कंट्रोवर्सी में आ गया है उससे अभी सक्सेसफुल नहीं होगा। मगर एक और बताना चाहता हूं, अमेरिका को उद्देश्य बताना चाहता हूं शुरू से ही, अमेरिका मध्य एशिया में अपना डोमिनेंस प्रभुत्व चाहता है। इसके लिए उसका जो ये धार्मिक कट्टरपंथी जो प्रभुता है ईरान में, जिसके द्वारा पूरे ईरान को ये धार्मिक कट्टरपंथी रूल कर रहे थे, उसके कारण अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। अमेरिका का इरादा था ईरान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू करना और अपने कुछ लोगों को वहां पर व्यवस्था में बिठाना, जिससे कि अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए ईरान। तो सबसे मुख्य उद्देश्य अमेरिका का यही था कि इस धार्मिक कट्टरपंथ सरकार को वहां से हटाना। मगर उसमें तो क्या एक चीज और क्या यूएस ने अंडरएस्टिमेट किया ईरान को, हल्के में लिया? देखिए, ऐसा है, ईरान उसने ये रियलाइज नहीं किया था अमेरिका ने कि ईरान इतनी ज्यादा स्टैंडिंग कर पाएगा। उसने ये सोचा था कि
एक हफ्ते के मैक्सिमम एक हफ्ते में वो गिव अप कर देगा और ईरान सरेंडर कर देगा। मुझे याद है उनके जो पीट हेक्सेथ हैं, जो सेक्रेटरी है, उनका एक बयान आया था कि हम लंबा नहीं खींचेंगे, हम ओबामा बुश वाला हाल नहीं करेंगे, हम जल्दी निपटाएंगे, लेकिन जल्दी निपटा नहीं पाए। मैं ये बताना चाहता हूं कि ईरान ने पिछले 15 साल में ये तैयारी करके रखी हुई थी कि अमेरिका यदि हमला करेगा, इजराइल और सर शिवदान सर, उनकी तैयारी दिख रही है, उनकी वर्षों की तैयारी दिख रही है कि वो लगातार, मतलब अपने सर्वोच्च नेता को खोने के बावजूद अलग थलग हो सकता था मामला, लेकिन वो और मजबूती के साथ निकले और अभी भी लड़ रहे हैं, दोनों देशों का मुकाबला कर रहे हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में लगातार बमबारी उनकी तरफ से जारी है। आलोक जी हमारी तरफ है, साथ हैं लगातार। आलोक जी, एक बहुत बेसिक सी चीज मैं समझना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कम शब्दों में आप समझाएं सर, क्योंकि समय थोड़ा सीमित रहेगा, कि जब मिडिल ईस्ट के हर मुसलमान कंट्री के अच्छे संबंध इजराइल से हो सकते हैं, तो ईरान क्यों लड़ता रहता है? ईरान का मामला है क्या एग्जैक्टली? क्योंकि सब सहमति के साथ रह रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कतें हैं? ये अगर आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएं। आशीष जी, मैं थोड़ा कुछ बातों से बहुत ही ज्यादा विरोध है, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं। जी सर। पहले चीज तो ये कहना कि अमेरिका ऑयल और एनर्जी के लिए कर रहा है, ये गलत है। आज की तारीख में अमेरिका नेट एक्सपोर्टर है एनर्जी का, नेट इंपोर्टर नहीं है। मध्य पूर्व से जाने वाले तेल के ऊपर अमेरिका निर्भर नहीं है, तो अमेरिका का तेल के लिए लड़ाई नहीं थी। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस बात को पूरी तरह से। मिड टर्म में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसका दिख रहा है ऑलरेडी। टेक्सास प्राइमरीज में इस बार डेमोक्रेट्स पहली बार रिपब्लिकन से ज्यादा रजिस्टर हुए हैं। दैट शोज कि ऑलरेडी स्विंग जो है उनके खिलाफ चल रही है। जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं सारे 60% दिखा रहे हैं। तो ये कहना कि अमेरिकी लोकल ओपिनियन राष्ट्रपति ट्रंप को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल गलत है। जहां तक सवाल देशों का है, मैं आपको आज भी ये बता दूं कि 4 या 5 देशों जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है, उसके बावजूद आज भी एक इजरायली नागरिक किसी भी अरब देश में, एक यूएई को छोड़कर, संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर खुलेआम। ठीक है आलोक जी, मेरे पास सर, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं सर, समय सीमित था, लेकिन आप लोगों ने समय दिया, बहुत अच्छी बातचीत रही, थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और अब आगे देखिए महाराष्ट्र सरकार की बीडीडी चौल पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नया गांव बीडीडी चौल के 864 लाभार्थियों को नवीन फ्लैटों की चाबियों का वितरण और कुछ अन्य समाचार सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में।